हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिफॉर्म्स के ऊपर। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच में था, वह शांति और प्रशासनिक तथा आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही गवर्नर जनरल था। इसके समय में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में यूरोप में उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म का प्रभाव था। स्वाभाविक रूप से वह भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका था और वह स्पष्ट तौर पर जर्मी बेंथम और मील के विचारों से प्रभावित था। यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद का सार यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हैप्पीनेस हो और खुशी हो। वह जब गवर्नर जनरल हो करके भारत आ रहा था तो उसने बेंथम को लिखा था कि आई शैल गवर्न इन नेम, मतलब मैं शासन नाम में करूँगा, बट इट विल बी यू हु गवर्न इन फैक्ट। वास्तव में आप ही भारत में शासन कर रहे होंगे। अर्थात वह यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स जो बेंथम के थे, अर्थात लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी का संचार करें, उस सिद्धांत को वह भारत में लागू करने वाला था। लेकिन भारत में जो भी सुधार उपयोगितावाद सिद्धांत के तहत बेंटिक ने करने का प्रयास किया, वे सारे सुधार या उसमें से अधिकांशतः सुधार ऐसे थे जो कि मुख्य रूप से जो औपनिवेशिक साम्राज्य का हित था उसको साधने के लिए किए गए थे और यह बहुत ही सिलेक्टिव था। और इसलिए सिलेक्टिव था कि वह जो ब्रिटिश साम्राज्य का इंपीरियल ऑब्जेक्टिव था उसको सर्व करने का मुख्य उद्देश्य था। भारत में सुधार लाने का जो मोटिवेशन था वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, बहुत सीधा साधा नहीं था और इसको पूरी तरह से जो है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के प्रिज्म से नहीं देखा जा सकता था। तो चलिए हम इसी बैकग्राउंड में हमें बेंटिक के जो भी प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए उसको हमें इस प्रिज्म से, यूटिलिटेरियन के प्रिज्म से देखना है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का ओवरऑल उद्देश्य था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सर्व करना, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो बेसिक तत्व हैं उसकी रक्षा करना और उसके लिए काम करना। तो उसके जो मेजर रिफॉर्म्स थे वे थे आर्थिक क्षेत्र में लाए थे, प्रशासनिक क्षेत्र में लाए और सामाजिक क्षेत्र में लाए। तो पहले हम लोग आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो 1828 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल होकर आया था, उस समय खर्चे जो हैं आय के अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। चलिए हम वीडियो को जारी रखते हैं। बेंटिक ने खर्चों पर लगाम लगाने के लिए दो समितियों का गठन किया। एक सैन्य समिति थी और दूसरा नागरिक समिति थी और इन्हें अपना रिकमेंडेशन देने के लिए कहा जिससे कि खर्चों को कम किया जा सके। इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर नए नियम लाए गए के अंतर्गत सेना में यदि सैनिक कलकत्ते से 400 माइल के अंदर रहते थे तो उन्हें आधे भत्ते दिए जाने थे और इस तरह से बेंटिक ने 20,000 पाउंड प्रति वर्ष की बचत करने में वह सफल रहा। उसी प्रकार जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के सिविल सर्वेंट्स को जो अलाउंस दिया जाता था उसको भी कम कर दिया गया। तीसरा, उसने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऑफिशियल ऑफिसर्स के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लिखने का चलन शुरू किया जिससे कि उनकी कुशलता और उनके जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर उचित तरीके से उन पर निगरानी रखी जा सके। इसके अतिरिक्त बंगाल में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बेहतर उपाय किए गए।
इसी तरह से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज अर्थात संयुक्त प्रांत में जो अभी का यूपी है, वहाँ पर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया और इस तरह से किया गया कि वह वहाँ पर जो है राजस्व में वृद्धि हुई और इसका श्रेय रॉबर्ट मर्टिन्स को जाता है। इस प्रकार से आगरा में लैंड रेवेन्यू किया गया और उसमें वृद्धि की गई। जो महंगे जिसमें ज़्यादा खर्च हो रहा था सेटलमेंट में, जैसे कि मलक्का में उसको कम कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बेंटिक ने उन सभी पदों पर जहाँ की भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता था, वहाँ पर भारतीयों को यूरोपियंस की जगह नियुक्त किया। इस तरह से जो यूरोपियन को हाई पे ज़्यादा से ज़्यादा वेतन में रखा जाता था, उसकी जगह भारतीयों को कम वेतन पर उसने रखने का प्रयास किया। अफीम व्यापार को उसने नियंत्रित किया और उसमें लाइसेंस प्रणाली लागू किया। भविष्य में ओपियम या अफीम का निर्यात बॉम्बे बंदरगाह से ही किया जा सकता था, जिससे कंपनी को प्रॉफिट में शेयर मिला ड्यूटी के रूप में। बेंटिक ने आर्थिक सुधार के जरिए लोहा और कोयले के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया। चाय और कॉफ़ी के प्लांटेशन पर भी उसने काम किया। इसका नेट रिजल्ट, इन सभी प्रयासों का नेट रिजल्ट यह था कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत आया था तो 1 करोड़ का डेफिसिट था, और जब वह यहाँ से वापस जा रहा था तो 2 करोड़ का सरप्लस था 1835 में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए उसने कंपनी के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया। न्यायिक प्रशासन में भी उसने सुधार लाने का प्रयास किया। उसने सर्किट कोर्ट की जो पद्धति थी और सर्किट कोर्ट और अपील कोर्ट की समाप्त किया, क्योंकि जस्टिस या न्याय मिलने में देरी हो रही थी। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया और वहीं पर एक सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत की भी स्थापना की गई, जिससे कि वहाँ के लोगों को कलकत्ते तक आने की ज़रूरत नहीं थी न्याय पाने के लिए। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कामों पर निगरानी रखने हेतु एक नए प्रशासनिक वर्ग का, जिसमें कि सीनियर ऑफिसर्स होते थे, उनको नियुक्त किया गया। इन्हें कमिश्नर का नाम दिया गया, जो कि कलेक्टर की ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दोनों ही निभाते थे। पहले से न्यायालय में भारतीयों को न्यायालय में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा और उन्हें भी महत्वपूर्ण केस के निपटारा करने का अधिकार दिया गया। अब जिला कोर्ट में अब पर्शियन की जगह वर्नाकुलर या लोकल स्थानीय भाषा के उपयोग की छूट दी गई, जबकि हायर कोर्ट में पर्शियन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। उसी प्रकार से नियुक्ति में भारतीयों को भी नियुक्त करने का कार्य बेंटिक ने शुरू किया। कॉर्नवालिस ने, याद रखना होगा कि कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया था और इस तरह से यूरोपीय और भारतीयों के बीच नस्लीय भेद को उसने बढ़ाने का काम किया था, और जिसे कि कॉर्नवालिस के बाद आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन लोगों ने भी जारी रखा। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत आया तो उसमें इसने परिवर्तन किया और यह कहा कि फिटनेस ही एकमात्र क्राइटेरिया होगा योग्यता के लिए प्रशासनिक सेवा में आने के लिए। वास्तव में अनुच्छेद 87 जो चार्टर एक्ट 1833 का प्रावधान किया गया था कि कंपनी के अंतर्गत कोई भी भारतीय को किसी भी पद पर आने से नहीं रोका जाएगा, के आधार पर, जन्म के आधार पर या उसकी उत्पत्ति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह अनुच्छेद बेंटिक के कहने पर इस एक्ट में लाया गया था। और चार्टर एक्ट के बाद ही बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह
भारत हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक लाने में कामयाब हुआ वह था सती प्रथा का अंत करना। दिसंबर 1829 में यह कार्य उसने सफलतापूर्वक लागू किया। यह लागू करने में सक्षम इसलिए भी हुआ क्योंकि हिंदुओं का जो शिक्षित वर्ग था, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, इन लोगों ने इसमें काफ़ी सहायता करी। सती का वैसे तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है शुद्ध और गुणी स्त्री, लेकिन व्यवहार में यह अमानवीय रूप धारण कर लिया था। भारत में इसके अंतर्गत जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके जो फंडल पायर है उसमें उसकी वीडो को भी उसमें जल करके मर जाना होता था। यह क्रूर प्रथा शायद भारत में जब इंडो सीरियंस का आक्रमणकारी आए थे तब से यह भारत में प्रचलित हो गया था। अकबर के समय से ही इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। मराठों ने अपने यहाँ इस पर पाबंदी लगा दी थी और यहाँ तक कि पुर्तगीज और फ्रांसीसियों ने भी अपने प्रभाव क्षेत्र में इसको खत्म करने के लिए कदम उठाए थे। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी कुछ कदम उठाए थे इसको सीमित करने के लिए और इसको हतोत्साहित करने के लिए। उन लोगों लॉर्ड मिंटो ने तो यह आदेश जारी कर दिया था कि बिना पुलिस के प्रेजेंस के कोई भी स्त्री सती नहीं हो सकती है। और खास करके जो 16 साल से कम की विधवा है या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें पुलिस ऑफिशियल का रहना आवश्यक था जब ये सती की प्रथा को व्यवहार में लाया जा रहा हो। बेंटिक ने कुछ ऐसे अनैतिक जो प्रथा थे भारतीय समाज में उसको भी मिटाने का प्रयास किया। जैसे कि छोटी बच्ची जो इन्फेंट गर्ल चाइल्ड का जो इन्फेंटिसाइड होता था उसको बाल हत्या कर दी जाती थी, जो कि रेगुलेशन 21 1795 के तहत और रेगुलेशन 3 1804 के तहत उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद भी यह प्रथा चल रही थी। इस पर भी बेंटिक ने कार्रवाई किया और उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उसका ध्यान ऐसे रिचुअल की ओर गया जहाँ की बालकों की बलि दी जाती थी, खास करके विशेष अवसरों पर बंगाल के शौगार आइलैंड में। बेंटिक ने तुरंत ही इस प्रथा को रोकने का आदेश दिया। इसी प्रकार से ठगी कंपनी के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये लोग हाईवे रॉबर्स हुआ करते थे, उनके भी एक्टिविटीज़ को दबाने में बेंटिक सफल रहा। ठगी जो हैं वो हाईवेज में अपने कार्यों को अंजाम देते थे और इसके अंतर्गत वे अपने जो भी लोग आना जाना कर रहे होते थे हाईवे पर उनको लूटा करते थे और उनकी हत्या कर दिया करते थे। ये लोग सक्रिय थे अवध से हैदराबाद और राजपूताना से बुंदेलखंड के बीच में। ये लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से आते थे और हिंदू गॉडेस काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे और जो भी उनके शिकार होते थे उनके सर को वह बलि के रूप में उन्हें चढ़ाते थे। यह लूट करना उनका जीविका का एकमात्र साधन था। उनके अपने कोड वर्ड थे और साइन थे और इशारे थे। उनका जो संगठन था वो काफ़ी अनुशासित था। कुछ लोग मारने में एक्सपर्ट थे, कुछ लोग जो मृत शरीर था उसके डिस्पोजल में एक्सपर्ट थे और कुछ लोग
जासूसी और सूचना देने में निपुण थे। वे लोग स्कार्फ और मूंछ का इस्तेमाल करते थे अपने शिकारियों की हत्या करने के लिए। लॉर्ड बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सेवाएं ली और जिसने कि ठगी का जो मेनस था उसको खत्म करने में कामयाबी हासिल की। प्रकार से एक और महत्वपूर्ण कार्य जो बेंटिक के समय में हुआ वह था भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत होना। चार्टर एक्ट 1813 में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा में खर्च करेगी। इस राशि का पहले तो पर्शियन और संस्कृत की शिक्षा में खर्च किया गया, लेकिन बाद में बेंटिक जब आया तो उसने यह प्रस्ताव दिया कि इसे इंग्लिश शिक्षा में, अंग्रेजी शिक्षा में इसका खर्च किया जाना चाहिए। उस समय ब्रिटिश सचिव एच.टी. प्रिंसेप और जो प्रसिद्ध इतिहासकार विल्सन, वे लोग क्लासिकल एजुकेशन अर्थात संस्कृत और पर्शियन को प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे। दूसरी ओर लॉर्ड मैकॉले, राम मोहन रॉय और जो प्रबुद्ध भारतीयों का वर्ग था, वे लोग चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से शुरू की जाए। कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जिसको कि इस राशि को खर्च करना होता था, वह क्लासिकल एजुकेशन पर खर्च कर रहा था। मिशनरी और लिबरल जो उदार भारतीय थे, उन लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की जहाँ की पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जा रही थी, और उन लोगों ने एक स्कूल बुक सोसाइटी भी खोला जहाँ से अंग्रेजी पुस्तकें वितरित की जा रही थी या बेची जा रही थी। इस तरह से नए विचारों का प्रतिपादन हुआ, जिसका प्रभाव पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी के ऊपर भी पड़ा और इसके सदस्य 2 भागों में बंट गए। एक कहलाए ओरिएंटलिस्ट और दूसरे कहलाए एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि पब्लिक फंड जो है उसको क्लासिकल एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, जबकि एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि इस पैसे को उदारवादी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा जो कि अंग्रेजी माध्यम से हो उस पर खर्च किया जाना चाहिए। यह तर्क किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से कुछ सीमित लोगों तक ही शिक्षा जाएगी, लेकिन यह बात तय थी कि यह सीमित लोगों तक ही यह शिक्षा जाएगी, लेकिन ऐसी अपेक्षा थी कि यह अंत में या जनमानस में यह शिक्षा चली जाएगी वर्नाकुलर या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से। ऐसा माना गया कि जो लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होंगे वह पाश्चात्य विचारों को, जो प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें हैं, लिटरेचर है, उस माध्यम से उसको और नीचे भी उस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। इसी को इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि एंग्लिसिस्ट जो है इसका प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। एलेक्जेंडर डो के सक्रिय मदद से मैकॉले और जो इनलाइटेंड इंडियन पब्लिक ओपिनियन उस समय थी, बेंटिक ने पहला कदम उठाया जब उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना फरवरी 1835 में की, और उसके बाद 7 मार्च 1835 को उन्होंने यह निर्णय लिया कि पब्लिक जो 1 लाख रुपए हैं पब्लिक फंड में, उसे अंग्रेजी शिक्षा में खर्च किया जाएगा। उसी वर्ष बॉम्बे में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, और मैकॉले का जो मिनट एजुकेशन के ऊपर है उसमें भी उसने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही है, लेकिन उसका जो विचार था वह बड़ा ही संकीर्ण था। उसने यह कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा से एक ऐसा वर्ग बनेगा इंडियन जेंटलमैन का जो कि अंग्रेजों और साधारण जनता के बीच इंटरमीडिएरी का काम करेगा, और साथ ही साथ
ये इंडियन जेंटलमैन जो हैं, जो कंपनी के प्रशासन में क्लर्क की ज़रूरत है, उसकी भी उस ज़रूरत को भी पूरा करेंगे। इस तरह से जो उपयोगितावादी सिद्धांत था कि शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को सभ्य बनाया जाएगा और उन्हें तार्किक और प्रगतिशील मूल्यों का संचार किया जाएगा, वह उद्देश्य जो है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट जो है उसको सर्व करना था। और अंत में यह कहना पड़ेगा कि बेंटिक ने प्रेस की तरफ भी उसकी जो नीति थी वह उदारवादी नीति थी, क्योंकि वह उसका विश्वास था कि प्रेस जो है वह सेफ्टी वॉल्व का काम करता है असंतोष को बाहर निकालने में। लेकिन उसके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1835 में बेंटिक को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा, और इसके बाद जो इसका जो डिवोटेड लेफ्टिनेंट और सबसे और उत्तराधिकारी चार्ल्स मैटकाफ था, उसने जो प्रेस फ्रीडम में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको समाप्त करने का कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंटिक का कार्यकाल निश्चित तौर पर भारत में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, और इसने भारत के आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार आए। लेकिन जो उपयोगितावादी मूल्य जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सुधार लाने का दावा किया था, वो कुछ हद तक ही सही था, क्योंकि ये इनको पूरी तरह से हर जगह इसको लागू नहीं किया गया, और यह जो है एकमात्र उपयोगितावादी सिद्धांत ही एकमात्र कारण नहीं था भारत में सुधार लाने का। कंपनी का जो भी हस्तक्षेप प्रशासनिक, आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में हुआ, वह यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के सिद्धांत के साथ ही साथ उनके जो अपने साम्राज्यवादी जो स्वार्थ थे उसको पूरा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। और इससे भी साफ पता चलता है, क्योंकि इसका चयन बड़ा ही सिलेक्टिव और कॉन्ट्राडिक्टरी था, और जिसकी वजह से जिस उपयोगितावादी सिद्धांत को वे लोग लेकर चल रहे थे, उसका पर्पस जो है वो पूरी तरह से सर्व नहीं हो सकता था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करूँगा, और आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।